नमस्कार। नमस्कार। यूपीएससी की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। नमस्कार। यूपीएससी की तैयारी में देखिए, इतिहास सिर्फ तारीखें और लड़ाइयाँ नहीं है। जी बिल्कुल नहीं। ये समाज की, अर्थव्यवस्था की, लोगों की जिंदगियों की गहरी समझ है। सही कहा। और आज हम इतिहास के एक ऐसे ही अहम पहलू पर गहराई से बात करने वाले हैं जो अक्सर हाशिए पर रह जाता है। हाँ, और वो है भारत की आदिवासी अर्थव्यवस्था पर उपनिवेशवाद यानी कोलोनियलिज्म का क्या असर पड़ा। बिल्कुल। ये विषय जीएस पेपर 1 यानी मॉडर्न हिस्ट्री और जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और यहाँ तक कि निबंध के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से। और हमारी आज की ये जो पूरी बातचीत है, इसका आधार है एक अकादमिक दस्तावेज, यूनिट 13, ट्राइबल सोसाइटीज एंड कॉलोनियल इकोनॉमी। तो ये यूनिट 13 है जिस पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। जी हाँ, ये यूनिट हमें समझने में मदद करती है कि कैसे अंग्रेजों के आने से पहले आदिवासी समाज कैसे थे और फिर उनके आने के बाद क्या कुछ बदला। तो जो श्रोता हमें सुन रहे हैं, उन्हें इस चर्चा से क्या हासिल होगा, हम क्या समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमारा लक्ष्य है कि इस चर्चा के अंत तक सबको एक साफ तस्वीर मिल जाए। उपनिवेशवाद से पहले आदिवासी अर्थव्यवस्था असल में कैसी थी? क्या वो वाकई वैसी थी जैसा हम सोचते हैं? अच्छा, वो खुशहाल अतीत वाली छवि। हाँ, उसी पर आएंगे। फिर अंग्रेजों के आने से क्या विनाशकारी बदलाव हुए, जमीन कैसे छीनी, जंगल पर अधिकार कैसे गए, और इन सबके खिलाफ आदिवासियों ने संघर्ष कैसे किया, विद्रोह कैसे हुए। बिल्कुल। हम हर पहलू को परत दर परत खोलने की कोशिश करेंगे। कोशिश यही रहेगी कि कोई भी जरूरी बात, कोई भी न्यूआंस छूट ना जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यूनिट 13 सेक्शन 13.1 इंट्रोडक्शन, यहाँ से बात उठाते हैं। जी, तो देखिए, शुरुआत में एक दिलचस्प बात आती है। एक तरफ तो मार्शल साहलेंस जैसे विद्वान हैं जिन्होंने कुछ समाजों को मूल समृद्ध समाज या ओरिजिनल एफ्लुएंट सोसाइटी कहा। अच्छा, ओरिजिनल एफ्लुएंट सोसाइटी, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब था कि उनकी जरूरतें कम थीं और संसाधन उनके हिसाब से पर्याप्त थे, इसलिए वो एक तरह से समृद्ध थे। और इसी से मिलती जुलती एक छवि भारतीय इतिहास लेखन में भी रही है कि आदिवासी समाज बड़े खुशहाल, स्थिर, बाहरी दुनिया से कटे हुए थे। हाँ, ये इमेज तो है दिमाग में। जंगलों में रहने वाले, प्रकृति के करीब, अपनी दुनिया में मग्न। बिल्कुल। लेकिन इसी यूनिट में ये भी बताया गया है कि उपनिवेशवाद के प्रभाव को अक्सर तबाही, डेविस्टेशन और कंगाली, डिस्टिट्यूशन से जोड़कर देखा जाता है। तो ये दोनों बातें तो एकदम उलट है। एक तरफ खुशहाली, दूसरी तरफ तबाही। हाँ, यही विरोधाभास है। और इसीलिए उपनिवेशवाद को एक तरह का आर्थिक और पारिस्थितिक वाटरशेड, इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल वाटरशेड कहा गया है। मतलब एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक वाटरशेड मतलब एक विभाजक रेखा। हाँ, बिल्कुल। हालांकि इस पर भी इतिहासकारों में पूरी सहमति नहीं है कि ये बदलाव कितना अचानक और कितना विनाशकारी था। कुछ मानते हैं कि पहले भी शोषण था, बदलाव धीरे धीरे हुए। अच्छा, तो ये यूनिट क्या पक्ष लेती है या सिर्फ तथ्य रखती है? ये यूनिट हमें दोनों पक्ष दिखाते हुए विश्लेषण करती है। और एक और जरूरी बात, ये साफ करती है कि इस यूनिट में आदिवासी शब्द का इस्तेमाल किन के लिए हो रहा है। हाँ, ये जरूरी है क्योंकि ट्राइबल शब्द के कई मायने हो सकते हैं। यहाँ पर आदिवासी से मतलब मुख्यतः उन लोगों से हैं जो 19वीं सदी से वन अर्थव्यवस्था पर निर्भर थे, भले ही वो थोड़ी बहुत खेती भी करते हों। मतलब जंगल उनकी जिंदगी और अर्थव्यवस्था का केंद्र थे। जी, और ये भी कहा गया है कि उनका जंगल पर इतना निर्भर होना भी एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया का नतीजा था। ऐसा नहीं कि वो हमेशा से सिर्फ जंगल पर ही निर्भर थे। ये दिलचस्प है। मतलब उनका समाज और अर्थव्यवस्था स्थिर नहीं थे, बदलते रहे थे। बिल्कुल। और यहीं से हम सेक्शन 13.2 पर आते हैं, उपनिवेश पूर्व आदिवासी अर्थव्यवस्था को परिभाषित करना। डिफाइनिंग द प्री कॉलोनियल ट्राइबल इकोनॉमी। हाँ, तो यहाँ उस खुशहाल अलग थलग वाली छवि को तोड़ा जाएगा शायद। हाँ बिल्कुल, पहला काम यही है, मिथक तोड़ना। वो आम धारणा कि आदिवासी समाज पूरी तरह अलग थलग इंसुलेटेड थे, बाहरी बाजारों से उनका कोई लेना देना नहीं था, वो एकदम समतावादी थे, मतलब कोई ऊंच नीच अमीर गरीब नहीं था और बड़े समृद्ध थे, ये सच नहीं है। तो ये पारिस्थितिक रोमानियत है, मतलब प्रकृति के साथ रहने वाले लोगों की एक रोमांटिक आदर्शवादी तस्वीर बना लेना। बिल्कुल सही। यूनिट इसकी आलोचना करती है, असलियत ज्यादा जटिल थी। तो क्या थी असलियत? कैसे थे वो समाज? देखिए, कई परतें हैं। पहली बात, वो अलग थलग नहीं थे। सैन्य संघर्षों में उनकी भूमिका थी। मराठा और मुगल काल में गोंड, खक्खर, जाट जैसे कई कबीले लड़ाइयों में शामिल थे। अच्छा, मतलब वो बड़ी राजनीतिक शक्तियों के साथ जुड़े हुए थे।
हाँ, आम आदिवासी अपने सरदारों की सेना का हिस्सा बनते थे। दूसरी बात, जनजाति की परिभाषा भी बदलती रही है। डीडी कोसंबी ने उन्हें पूर्व वर्गीय समाज कहा। पूर्व वर्गीय समाज मतलब जहां समाज वर्गों क्लासेस में नहीं बटा था। हाँ, जहां रिश्तेदारी, जन्म, विवाह ज्यादा मायने रखते थे। लेकिन कुसंबी ने यह भी कहा कि यह स्थिर नहीं था, बदलता रहता था। कई समुदाय, जिन्हें बाद में अंग्रेजों ने सिर्फ किसान कहा, वो मध्ययुगीन लेखों में जनजाति माने जाते थे। तो ये पहचान भी फ्लूइड थी। बिल्कुल। चेतन सिंह का काम भी यही दिखाता है। उन्होंने बताया कि मुगल प्रशासन में कई जनजातीय सरदार थे, जैसे जाट, खक्कर, बलूची, अफगान। ये लोग अक्सर पशुपालक थे या एक जगह टिककर खेती नहीं करते थे। और फिर कुछ ऐसे भी थे जिन्हें शायद ज्यादा आदिम माना जाता था। हाँ, बाद के मुगल लेखों में, जैसे अबुल फजल के अकबरनामा में, शिकारियों और संग्राहकों का जिक्र आता है। उन्हें आदिम कहा गया कि वो नग्न रहते हैं, जंगली हैं, तीर धनुष पर निर्भर हैं। गोंडों को भी कुछ लेखों में बाहरी जैसा माना गया। तो मतलब मुगल काल में भी एक तरह का अलगाव या भेदभाव दिखने लगा था। ऐसा लगता है। शायद जैसे जैसे भूमि प्रशासन की व्यवस्था मजबूत हुई, जो लोग उस व्यवस्था में फिट नहीं हुए, वो हाशिए पर चले गए या अलग दिखने लगे। और अंग्रेजों की धारणाएं कैसी थी इनके बारे में जब वो शुरू में आए? उनकी धारणाएं भी बहुत अच्छी नहीं थी। एंग्लो मराठा संघर्ष के दौरान गोंड सरदारों का वर्णन मिलता है, लॉर्ड्स ऑफ द रगिड हिल्स, एनार्किक बिहेवियर, हैबिचुअल डेप्रेडेशंस, मतलब पहाड़ों के उद्दंड स्वामी जो अराजक हैं और लूटपाट करते रहते हैं। ये तो काफी नकारात्मक छवि है। हाँ, इसी तरह पूर्वोत्तर सीमा पर नागाओं का वर्णन है कि वो दास व्यापार करते थे, आपस में लड़ते रहते थे। तो अंग्रेजों ने उन्हें असभ्य और खतरनाक की श्रेणी में रखा। तो ये बाहरी धारणाएं थीं, लेकिन अंदरूनी तौर पर क्या चल रहा था? के.एस. सिंह का जिक्र है। जी, के.एस. सिंह ने झारखंड पर बहुत काम किया है। उन्होंने दिखाया कि वहां लगातार प्रवासन होते रहते थे। बाहर से लोग आते थे, जिससे टकराव और सांस्कृतिक आदान प्रदान दोनों होते थे। उड़ीसा में भी यही रुझान दिखता है। लेकिन क्या शासन में उनकी कोई भूमिका नहीं थी? बिल्कुल थी। कुछ जगहों पर शासन संरचना में आदिवासियों का विशेष स्थान भी था। ये भी हमें मानना पड़ेगा। ये तस्वीर इतनी सीधी नहीं है कि वो हमेशा से उत्पीड़ित ही थे। अच्छा, तो ये तो हुई सामाजिक और राजनीतिक स्थिति की बात। अब आते हैं आर्थिक संबंधों पर। क्या उनकी अर्थव्यवस्थाएं वाकई बंद थीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी अर्थव्यवस्थाएं खुली थीं और वो उस समय की बड़ी राजनीतिक अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई थी। कोई उदाहरण दे सकते हैं? झारखंड का शायद। हाँ, झारखंड का उदाहरण बहुत अच्छा है। वहां के जमींदार, जिनमें कुछ आदिवासी भी थे, बंगाली व्यापारियों के साथ लाख और रेशम के कोकून का व्यापार करते थे। लाख और रेशम, ये तो कमर्शियल आइटम है। बिल्कुल। और जो जंगल थे वो अक्सर राज्य की संपत्ति मानी जाते थे। आदिवासियों को जंगल इस्तेमाल करने के अधिकार मिलते थे, लेकिन बदले में उन्हें बेगार या मुफ्त श्रम, फ्री लेबर करना पड़ता था। अच्छा, तो शोषण का एक रूप तो पहले से मौजूद था, फ्री लेबर। हाँ, शोषण था। आदिवासी जमींदार और राजा भी इसमें भूमिका निभाते थे। और कुछ चीजें तो अर्थव्यवस्था में बहुत गहरे तक जुड़ी थी, जैसे महुआ का पेड़। महुआ, हाँ सुना है। उसका क्या महत्व था? महुआ बहुत महत्वपूर्ण था। उससे शराब बनती थी, जो उनके अनुष्ठानों का हिस्सा थी, लेकिन साथ ही उससे किराया वसूला जाता था और वो महाजनी लेन देन का भी हिस्सा बन गया था। यहीं से महाजनी व्यवस्था की शुरुआत दिखने लगती है, मतलब कर्ज का लेन देन। हाँ, यहीं से इसके बीज दिखने लगते हैं। एक और उदाहरण है टसर रेशम के कोकून का। टसर सिल्क कोकून। हाँ, ये आसन नाम के पेड़ पर लगते थे। अच्छा। इस पर अलग अलग तरह के टैक्स लगते थे और आदिवासी जो इसे इकट्ठा करते थे, उन्हें अपनी उपज बेचने के लिए बिचौलियों पर निर्भर रहना पड़ता था। यहाँ भी शोषण की गुंजाइश साफ दिखती है। मतलब बाजार से जुड़ाव था, लेकिन शर्तें उनके पक्ष में नहीं थीं। सही कहा। अब कृषि की बात करें तो वहां भी विविधता थी। जैसे अहोम साम्राज्य, असम में, वहां हल से खेती भी होती थी और झूम खेती भी। झूम खेती, इसे थोड़ा सरल भाषा में समझाएंगे? हाँ, झूम खेती या जिसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। इसमें जंगल के एक हिस्से को साफ करके जलाकर वहां कुछ साल खेती की जाती है। जब जमीन की उर्वरता कम हो जाती है तो उस जगह को छोड़कर नई जगह पर यही प्रक्रिया दोहराई जाती है। अच्छा, मतलब एक जगह टिककर नहीं, बल्कि जगह बदल बदल कर खेती करना। बिल्कुल। और अहोम साम्राज्य में दास श्रम का भी इस्तेमाल होता था। उन्होंने सिंचाई के लिए बांध बनाने की स्वदेशी तकनीकें भी विकसित की थी। और दूसरी जगहों पर, जैसे जैंतिया या कछार? जैंतिया में झूम और हल दोनों तरह की खेती होती थी।
कचार में तो कृषि सहकारी समितियां या कृषि गिल्ड भी थे। तो काफी विविधता थी कृषि में भी। उड़ीसा का क्या हाल था? उड़ीसा में जैसे बोनाई और क्यूंझर के राज्यों में राजाओं ने बाहर से जाति हिंदू किसानों को बसाया। आदिवासियों को मूल निवासी मानकर उनसे कम टैक्स लिया जाता था, लेकिन जमीन धीरे धीरे दूसरों के हाथ जारी थी। और नागपुर के भोसले राज्य में? वहां गोंडों को किराएदार नहीं माना जाता था। वो राजा की मर्जी पर खेती करते थे। उन्हें जमीन पर अधिकार का प्रतीक मनून एक लोहे का टुकड़ा दिया जाता था, जिसे राजा कभी भी वापस ले सकता था। ये तो बड़ी अनिश्चित स्थिति थी। बहुत। कांधमाल में कौंध आदिवासियों और बाहर से आए उड़िया लोगों के बीच जमीन को लेकर तनाव था। तो अगर हम सेक्शन 13.2 का सार निकालें तो क्या कहेंगे? सार ये है कि उपनिवेश पूर्व आदिवासी अर्थव्यवस्था न तो पूरी तरह बंद थी, न अलग-थलग और न ही पूरी तरह समतावादी। उसमें गहरी भिन्नता, डिफरेंशिएशन थी। गरीब आदिवासियों के शोषण भी होता था। और ये भिन्नता और शोषण कोई नई बात नहीं थी, बल्कि प्राचीन और मध्यकाल से चली आ रही थी। जी हाँ, हाशिए पर धकेले जाने की प्रक्रिया जारी थी। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनके पास अब भी कुछ हद तक स्थानीय स्वायत्तता, ऑटोनॉमी और गतिशीलता बची हुई थी। वो अपनी मर्जी से आ जा सकते थे, अपनी जिंदगी पर उनका कुछ नियंत्रण था। और यही चीज औपनिवेशिक काल में खत्म हो गई। बिल्कुल। औपनिवेशिक शासन ने इस स्वायत्तता और गतिशीलता को प्रायः खत्म कर दिया। और यहीं से हम सेक्शन 13.3 पर आते हैं। आदिवासी भारत में औपनिवेशिक प्रभुत्व की प्रकृति और पैटर्न, नेचर एंड पैटर्न्स ऑफ कॉलोनियल डोमिनेशन इन ट्राइबल इंडिया। हाँ, तो अब अंग्रेजों के आने के बाद क्या हुआ? उनका प्रभुत्व कैसे स्थापित हुआ और उसका पैटर्न क्या था? देखिए, उपनिवेशवाद का असर हर जगह एक जैसा नहीं था। ये इस बात पर निर्भर करता था कि वो कौन सा क्षेत्र है और वहां किस तरह की भूमि व्यवस्था, लैंड टेन्योर लागू की गई। बंगाल, मद्रास, पंजाब, असम, मध्य प्रांत, सेंट्रल प्रोविंसेस, सब जगह थोड़ी अलग कहानी थी। लेकिन एक चीज जो शायद सब जगह कॉमन रही होगी, वो है राज्य का संसाधनों पर कब्जा। हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण बदलाव था। राज्य ने, यानी औपनिवेशिक सरकार ने, खुद को जमीन और खासकर जंगलों का मालिक घोषित कर दिया। और इसके लिए कानून लाए गए होंगे। बिल्कुल। सबसे महत्वपूर्ण था भारतीय वन अधिनियम 1865, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865। इसे दोहरा रहा हूं, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865। इसके बाद निजी वनों को नियंत्रित करने के लिए भी कानून, प्राइवेट फॉरेस्ट एक्ट्स, लाए गए। हालांकि वो उतने सफल नहीं हुए। तो सरकारी नियंत्रण वाले जंगल और जमींदारी वाले जंगलों में कुछ फर्क था? हाँ, शुरू में फर्क था। जिन इलाकों में जमींदारी व्यवस्था थी, वहां जमींदारों का नियंत्रण ज्यादा था। जहां रैयतवाड़ी थी, वहां सरकार का सीधा दखल था। लेकिन धीरे धीरे ये फर्क कम होता गया। तो पहले स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट वाले इलाकों की बात करते हैं। इसका आदिवासी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा? ये कहाँ-कहाँ लागू था? स्थायी बंदोबस्त मुख्य रूप से बंगाल प्रेसिडेंसी में था, तो इसका असर मिदनापुर, संथाल परगना, छोटा नागपुर और 1803 के बाद उड़ीसा के कुछ हिस्सों पर पड़ा। और इसमें क्या हुआ? इसमें जमीन पर निजी स्वामित्व को मान्यता दी गई और जमींदार को टैक्स वसूलने का अधिकार मिला। इससे कृषि के विस्तार के लिए जंगलों को साफ करने, यानी भूमि सुधार, लैंड रेक्लेमेशन का दबाव बहुत बढ़ गया। मतलब जंगल कटने लगे ताकि खेती की जमीन बढ़े। हाँ, और जमींदारी व्यवस्था दूर दराज के आदिवासी इलाकों पर फैलने लगी, जैसे रांची, मानभूम, सिंहभूम। नए नए जमींदार बनने लगे। और वहां पहले से जो व्यवस्थाएं थीं, उनका क्या हुआ? जैसे खुटकट्टी गांव का जिक्र है। हाँ, ये समझना जरूरी है। 3 तरह की व्यवस्थाएं थीं। एक, जमींदार के सीधे नियंत्रण वाले गांव, जहां सारी बंजर भूमि और जंगल उसी के होते थे। दूसरे, खुटकट्टी गांव। खुटकट्टी, ये क्या था? ये उन गांवों को कहते थे जहां जमीन पर गांव बसाने वाले मूल परिवारों या कबीलों का संयुक्त अधिकार होता था। वो जमींदार को बस नाम मात्र का नजराना देते थे। उनकी स्वायत्तता ज्यादा थी। और तीसरा? कोरकर अधिकार। हाँ, कोरकर अधिकार। ये साधारण काश्तकारों को जंगल साफ करके नई जमीन बनाने और इस्तेमाल करने का अधिकार था। तो स्थायी बंदोबस्त ने इन पुरानी व्यवस्थाओं को कमजोर किया होगा। बिल्कुल। खुटकट्टी और कोरकर अधिकार धीरे धीरे खत्म होने लगे। ज्यादातर जंगल निजी हाथों में चले गए। बंगाल में तो लगभग 79% जंगल निजी जमींदारों के पास थे। 79%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, उड़ीसा में भी यही हाल था। खासकर जो रियासतें थीं, जैसे जयपुर, बोनाई, क्योंझर, वहां राजा अकेला मालिक होता था।
उसके नीचे और छोटे जमींदार नहीं होते थे। राजा बाहर से क्षत्रिय और ब्राह्मणों को बुलाकर जमीन दान में देता था। और आदिवासी? आदिवासी ज्यादातर भूमिहीन मजदूर बनकर रह गए। ब्रिटिश शासन आने के बाद ये रियासतें भी एक तरह से बड़ी जमींदारियां बन गईं और फिर शुरू हुआ भूमि बाजार का खेल। भूमि बाजार मतलब जमीन खरीदी बेची जाने लगी? हाँ, और इसका फायदा उठाया अमीर बंगाली किसानों और महाजनों ने। उड़ीसा में उन्हें पाटी कहा जाता था। उन्होंने कर्ज देकर या धोखे से आदिवासियों की बची खुची जमीन भी हथिया ली। और ये पैटर्न सिर्फ बंगाल या उड़ीसा तक सीमित नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस्तर, मध्य प्रांत में और पश्चिमी भारत में भी कमोबेश यही कहानी दोहराई गई। सुंदर और गुहा जैसे इतिहासकारों ने इस पर लिखा है। तो ये तो हुई जमीन की बात। अब आते हैं वन प्रबंधन और व्यापार पर। जब जंगल जमींदारों के नियंत्रण में थे, तब क्या हुआ? जंगल भले ही जमींदारों के थे, लेकिन ब्रिटिश नियम उन पर भी लागू होते थे। और जैसे जैसे रेलवे का विस्तार हुआ, लकड़ी की मांग बढ़ी। हाँ, रेलवे के लिए स्लीपर बनाने में बहुत लकड़ी लगती थी। बिल्कुल। तो शहद, रेशम, लाख और खासकर लकड़ी का व्यापार बहुत तेजी से बढ़ा। छोटा नागपुर में साल की लकड़ी के व्यापार पर महाजनों का कब्जा हो गया। सरकार को इससे बहुत कम फायदा मिलता था। लेकिन सबसे ज्यादा शोषण शायद गैर इमारती लकड़ी उत्पादों, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस (NTFP) में हुआ होगा, जैसे लाख, कोकून, शहद। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा। NTFP में तो भयानक शोषण था। मानभूम में रेशम के कोकून के लिए महाजन आदिवासियों को अग्रिम भुगतान देते थे, मतलब पेशगी। अच्छा, एडवांस दे दिया। फिर जब फसल तैयार होती थी तो उनसे बहुत कम कीमत पर उसे खरीदने का दबाव डालते थे। बेचारे आदिवासी कर्ज में दबे होते थे, उनके पास कोई और चारा नहीं होता था। लोहरदगा में भी यही होता था। और हजारीबाग का उदाहरण? हजारीबाग में तो बिचौलियों का पूरा जाल था। वो आदिवासियों से बहुत कम दरों पर माल खरीदते थे और फिर शहरों में ले जाकर उसका मूल्य वर्धन, वैल्यू एडिशन करके भारी मुनाफा कमाते थे। वैल्यू एडिशन मतलब कच्चे माल को प्रोसेस करना, जैसे लाख से चपड़ा बनाना। ये काम शहरों में होता था। आदिवासियों को इसका कोई फायदा नहीं मिलता था। तो सारा मुनाफा बिचौली और व्यापारी ले जाते थे? हाँ, लाख के व्यापार पर पूरी तरह महाजनों का नियंत्रण था। रांची में लाख की फैक्ट्री भी खुल गई थी। और इस सब में महाजनी व्यवस्था की क्या भूमिका थी? आपने पहले भी जिक्र किया था। महाजनी व्यवस्था केंद्रीय भूमिका में थी। यही शोषण का मुख्य तंत्र था। आदिवासी अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए या लगान चुकाने के लिए महाजनों से ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज लेते थे। और फिर उस कर्ज को चुकाने के लिए उन्हें अपनी उपज या श्रम बहुत सस्ते में बेचना पड़ता था। बिल्कुल, ये एक दुष्चक्र था जिससे निकलना लगभग नामुमकिन था। और इसी से स्थानीय आदिवासियों और बाहरी लोगों यानी दिकुओं के बीच तनाव बहुत बढ़ गया। दिकू, ये शब्द फिर आया, मतलब बाहरी, महाजन, व्यापारी, जमींदार। हाँ, और यही तनाव आगे चलकर बड़े विद्रोहों का कारण बना। सिंह और देवल जैसे इतिहासकारों ने इस पर विस्तार से लिखा है। तो क्या अंग्रेजों ने इस स्थिति को ऐसे ही चलने दिया? निजी वनों पर कोई नियंत्रण करने की कोशिश नहीं की? कोशिश की थी। एक निजी वन विधेयक लाने की कोशिश हुई, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया, जमींदारों के विरोध के कारण। तो फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने भारतीय वन अधिनियम की धारा 38 का इस्तेमाल किया। इस धारा के तहत सरकार निजी वनों के प्रबंधन को अपने हाथ में ले सकती थी, अगर जमींदार राजी हों। अच्छा, मतलब जमींदार की सहमति से। हाँ, मध्य प्रांत में निजी वनों के लिए नियम बनाए गए, वन महाल बनाए गए, झूम खेती पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और बंगाल में, जहां स्थायी बंदोबस्त था? बंगाल में 1890 के दशक तक आते आते सरकार ने स्थायी बंदोबस्त वाले क्षेत्रों में भी वन विभाग का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया। मतलब धीरे धीरे सरकार का शिकंजा कसता गया। हाँ, यहाँ तक कि बस्तर जैसी रियासतों के जंगलों पर भी नियंत्रण कर लिया गया। और इसका सबसे बुरा असर किस पर पड़ा? सबसे बुरा असर पड़ा गरीब आदिवासियों पर, खासकर उन पर जो झूम खेती पर निर्भर थे। उनका तो जीने का आधार ही छिन गया। तो सरकारी जंगल हो या जमींदारी जंगल, अंत में आदिवासी के लिए स्थिति एक जैसी ही हो गई। बिल्कुल। धीरे धीरे दोनों के बीच का अंतर कम होता गया और आदिवासियों के लिए इसका प्रभाव विनाशकारी था। ये तो बहुत ही गंभीर स्थिति थी। अब हम अगले सेक्शन पर आते हैं, सेक्शन 13.4, राजकीय कृषि और वन भूमि में जनजातीय अर्थव्यवस्थाएं, ट्राइबल इकोनॉमीज इन स्टेट ओन्ड एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट लैंड्स। जी, यहाँ हम उन इलाकों की बात करेंगे जहाँ जमीन और जंगल सीधे सरकारी नियंत्रण में थे।
यानी रैयतवाड़ी या महलवाड़ी जैसे बंदोबस्त थे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मध्य प्रांत सेंट्रल प्रोविंसेस सीपी है शायद। हाँ, मध्य प्रांत एक प्रमुख उदाहरण है। नागपुर का विलय 1854 में हुआ, उसके बाद वहां ब्रिटिश व्यवस्था लागू हुई। और वहां उन्होंने कौन सी व्यवस्था चुनी? अस्थाई बंदोबस्त तो नहीं? नहीं, वहां उन्होंने रैयतवाड़ी बंदोबस्त, रायोटवाड़ी सेटलमेंट्स को प्राथमिकता दी। याद होगा, मुनरो का नाम जोड़ा है इससे। हाँ, रैयतवाड़ी मतलब सीधा किसान, रैयत से सरकार का बंदोबस्त। बिल्कुल। इसमें 30 साल के लिए बंदोबस्त होता था। हर किसान को व्यक्तिगत अधिकार दिए जाते थे और नियमित मूल्यांकन होता था टैक्स का। सुनने में तो ये स्थाई बंदोबस्त से बेहतर लगता है। लेकिन यहाँ भी समस्याएं थी। और साथ ही मध्य प्रांत में सरकार ने जंगलों पर अपना स्वामित्व पूरी तरह स्थापित कर लिया। वही अधिनियम 1865 और 1878 वाले। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट्स 1865 एंड 1878। ठीक है। तो इन एक्ट्स के तहत जंगलों का बहुत कठोर वर्गीकरण किया गया। आरक्षित वन, संरक्षित वन वगैरह। आदिवासियों की पहुंच बहुत सीमित कर दी गई। तो इन सरकारी नियंत्रण वाले इलाकों में आदिवासियों के साथ क्या हुआ? यूनिट किन मुख्य प्रक्रियाओं की बात करती है? यूनिट 3 मुख्य प्रक्रियाओं पर ध्यान दिलाती है। पहली, कृषि के विस्तार के लिए भूमि सुधार, जिसका नतीजा हुआ गंभीर भूमि अलगाव। लैंड एलियनेशन। हाँ, भूमि अलगाव मतलब जमीन का हाथ से निकल जाना। हाँ। मध्य प्रांत में ये बहुत ज्यादा हुआ। आदिवासी हाशिए पर चले गए। उन पर कर्ज का बोझ बेतहाशा बढ़ गया। एक रिपोर्ट ग्रिक्सन की बताती है कि गोंडों का लगभग 80% कर्ज में डूबा हुआ था। 80%? हाँ, उनकी जोतों का आकार यानी उनके पास जो जमीन थी वो लगातार घटती गई। बैगा जनजाति के लोग तो लगभग भूमिहीन ही हो गए। ये तो भयानक स्थिति है। क्या सरकार ने कुछ किया इसे रोकने के लिए? बाद में उन्हें मध्य प्रांत काश्तकारी अधिनियम लाना पड़ा ताकि जमीन का हस्तांतरण कुछ हद तक रोके, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और कोंदमाल का उदाहरण, उड़ीसा वाला। कोंदमाल में भी यही हुआ। कोंद आदिवासियों के पास जमीन की भारी कमी हो गई। नतीजा, उन्हें मजदूरों के रूप में बाहर पलायन करना पड़ा। असम के चाय बागानों में, खदानों में। बेली ने इस पर लिखा है। तो पहली प्रक्रिया थी जमीन का छिन जाना। दूसरी प्रक्रिया क्या थी? दूसरी प्रक्रिया थी सरकारी जंगलों में झूम खेती पर पूरी तरह से प्रतिबंध। अच्छा, सरकारी जंगलों में तो बिल्कुल मनाही हो गई। हाँ, लगभग पूरी तरह से। इसका सबसे बुरा असर सबसे गरीब आदिवासियों पर पड़ा, जिनके पास जीने का और कोई साधन नहीं था। उन्हें मजबूरन मजदूर बनना पड़ा। तो वो कहाँ गए? कुछ लोग अस्थायी रूप से जमींदारी क्षेत्रों में चले गए, जहां शायद थोड़ी बहुत गुंजाइश बची थी। प्रसाद ने इसका जिक्र किया है। लेकिन क्या कहीं कोई छूट नहीं मिली? कुछ मामलों में छूट दी गई, जैसे असम के सीमावर्ती इलाकों में सामरिक कारणों से, या फिर तोंगिया प्रणाली के तहत। तोंगिया प्रणाली, ये क्या है? तोंगिया एक बर्मी शब्द है। इस प्रणाली में वन विभाग आदिवासियों को जंगल के किसी हिस्से को साफ करके कुछ साल खेती करने की इजाजत देता था, लेकिन इस शर्त पर कि वो साथ साथ विभाग के लिए कीमती पेड़ जैसे सागौन लगाएंगे। अच्छा, मतलब खेती के बदले पेड़ लगाना। हाँ, इससे विभाग को सस्ते में पेड़ लगवाने का तरीका मिल गया, लेकिन इसने आदिवासियों के परंपरागत झूम चक्र को बदल दिया और उन्हें और ज्यादा गरीबी में धकेल दिया। मलिक ने इस पे काम किया है। तो ये भी एक तरह का शोषण ही हुआ। हाँ, कभी कभी मध्य प्रांत जैसे इलाकों में श्रम की कमी के कारण झूम पर लगे प्रतिबंध में थोड़ी ढील दे दी जाती थी, लेकिन वो अपवाद था। तो पहली प्रक्रिया भूमि अलगाव, दूसरी झूम पर प्रतिबंध, तीसरी मुख्य प्रक्रिया क्या थी? तीसरी प्रक्रिया थी औद्योगिक पूंजीवाद का प्रवेश। अंग्रेजों का ध्यान अब सिर्फ इमारती लकड़ी पर नहीं था, बल्कि NTFP यानी गैर इमारती वन उत्पादों पर भी था। जैसे लाख, चमड़ा रंगने का सामान वगैरह। हाँ, इन चीजों की दुनिया भर में मांग बढ़ रही थी और इस मांग को पूरा करने के लिए यूरोपीय पूंजी का निवेश होने लगा। बड़ी बड़ी कंपनियां आने लगी। और इसका असर उत्पादन संबंधों पर पड़ा होगा। बिल्कुल, उत्पादन के तरीके बदल गए। जैसे लाख और चमड़ा रंगाई का उदाहरण लें। पहले जो स्थानीय कारीगर ये काम करते थे, उन्हें अब कच्चा माल मिलना मुश्किल हो गया। क्यों? क्योंकि बड़ी विदेशी फर्में सारा कच्चा माल खरीद लेती थीं, तो बेचारे कारीगरों का काम ठप पड़ गया। आदिवासी और कारीगरों के बीच जो पुराना रिश्ता था, वो कमजोर पड़ गया। तो आदिवासी अब सीधे बड़ी कंपनियों या उनके एजेंटों से जुड़ गए? हाँ, और वो भी औपनिवेशिक श्रम विभाजन के सबसे निचले पायदान पर। उनका काम सिर्फ कच्चा माल इकट्ठा करके देना रह गया। और क्या अंग्रेजों ने स्थानीय ज्ञान या तकनीक का इस्तेमाल किया? उन्होंने स्थानीय ज्ञान का इस्तेमाल तो किया, लेकिन उसे परखने या फिर अपने औपनिवेशिक प्रभुत्व को सही ठहराने के लिए।
जैसे लोहा गलाने या रंग बनाने की स्थानीय तकनीकों पर वैज्ञानिक प्रयोग किए गए। लेकिन उन तकनीकों को बेहतर बनाने में निवेश किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्थानीय तकनीकों के उन्नयन अपग्रेडेशन में कोई निवेश नहीं किया गया। असल में इसका उल्टा हुआ। उल्टा कैसे? वन ग्रामों का निर्माण करके। ये 19वीं सदी के अंत में शुरू हुआ। वन ग्राम ये क्यों बनाए गए? ये जंगल के अंदर बस्तियां बसाई गईं ताकि वन विभाग को सस्ते और बंधुआ मजदूरों की एक स्थायी सप्लाई मिलती रहे। इन गांवों में रहने वालों को जंगल में काम करना पड़ता था, बदले में उन्हें थोड़ी सी जमीन मिलती थी खेती के लिए। तो ये तो बंधुआ मजदूरी का एक संस्थागत रूप हो गया। बिल्कुल। इससे सस्ते श्रम का एक व्यवस्थित प्रवाह सुनिश्चित हो गया। और नतीजा क्या हुआ? उत्पादक शक्तियों का अल्प विकास, मतलब स्थानीय अर्थव्यवस्था पिछड़ गई आगे बढ़ने की बजाय। तो ये 3 प्रक्रिया हैं, भूमि अलगाव, झूम पर प्रतिबंध और औद्योगिक पूंजीवाद का प्रवेश। इन्होंने मिलकर आदिवासी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। हाँ बिल्कुल। और इसी पृष्ठभूमि में हमें सेक्शन 13.5 को देखना है, औपनिवेशिक प्रभाव और जनजातीय प्रतिक्रिया। द कॉलोनियल इम्पैक्ट एंड ट्राइबल रिस्पॉन्स। मतलब 1940 के दशक तक आते आते क्या स्थिति बन चुकी थी और आदिवासियों ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी? स्थिति ये बन चुकी थी कि आदिवासी अपने उत्पादक संसाधनों यानी जमीन और जंगल पर अपना नियंत्रण लगभग पूरी तरह खो चुके थे। उनकी पारंपरिक उत्पादन प्रणाली टूट चुकी थी और वो औपनिवेशिक या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन गए थे। हाँ, लेकिन मुख्य रूप से श्रम के स्रोत के रूप में, सस्ते मजदूर के तौर पर। और इसका असर सिर्फ अर्थव्यवस्था पर नहीं बल्कि उनकी पहचान और राजनीति पर भी पड़ा। तो पहला बिंदु है 13.5.1, उत्पादकों से मजदूरों तक, फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू लेबरर्स। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि आदिवासी किस किस तरह के श्रम करने पर मजबूर हुए, और इसमें भी क्षेत्रीय भिन्नता थी। जैसे जमींदारी क्षेत्रों, छोटा नागपुर, संथाल परगना, पूर्वी यूपी, ओडिशा से बड़ी संख्या में लोग खदानों में या फिर असम के चाय बागानों में काम करने के लिए पलायन कर गए। असम के चाय बागान, हाँ, वहां तो बहुत बुरी स्थिति थी मजदूरों की। बहुत बुरी। ये अक्सर बंधुआ मजदूरी प्रणाली के तहत होता था। मतलब उन्हें बहला फुसला कर, धोखे से या जबरदस्ती भर्ती किया जाता था और फिर सालों तक काम करवाया जाता था। बाद में पेट्रोलियम और कोयला खदानों में भी यही हुआ। मलिक और महापात्रा में इस पर काफी लिखा है। ये तो हुआ उन इलाकों से जहां लोग बाहर गए। बाकी क्षेत्रों में क्या हुआ? बाकी क्षेत्रों में, जैसे मध्य प्रांत में, आदिवासी अक्सर वन विभाग के लिए या फिर आसपास के जाति हिंदू किसानों के खेतों में मौसमी मजदूर के तौर पर काम करते थे। और वो वन ग्राम वाली बात? हाँ, मध्य प्रांत में वन ग्राम फॉरेस्ट विलेजेस का सिस्टम बहुत फैला। 1890 के नियमों के तहत ये बनाए गए। यहाँ स्थायी श्रम आपूर्ति सुनिश्चित की गई। खास समुदायों को बसाया गया जो जंगल से उपज निकालने में माहिर थे। और जो कंपनियां एनटीएफपी का व्यापार करती थीं? हाँ, जो प्रबंधन एजेंसियां थीं, वो लाख या रेशम उत्पादन के लिए इन्हीं वन ग्रामों से सस्ते मजदूर लेती थीं। उन्होंने स्थानीय तकनीकों का इस्तेमाल भी किया, लेकिन सिर्फ शोषण के लिए। प्रसाद, हाँ, असम में क्या स्थिति थी तोंगिया के अलावा? असम में तोंगिया प्रणाली तो थी ही, सागौन रोपण के लिए, बाकी वन कार्यों के लिए भी, जैसे जंगल की सफाई, कटाई, लकड़ी ढुलाई, मौसमी आदिवासी प्रवास होता था। नागा, मिरी और दूसरी जनजातियों के लोग आते थे। साथ ही बाहर से भी मजदूर लाए जाते थे, जैसे सुरमा घाटी या नेपाल से। और क्या वहां बेगार भी थी? हाँ, बेगार या जबरन श्रम बहुत आम था। ये शब्द और इसका अर्थ याद रखना जरूरी है। बेगार मतलब बिना मजदूरी के जबरदस्ती काम करवाना। ये तो सरासर अन्याय था। बिल्कुल। काम की स्थितियां अमानवीय थीं। मध्य प्रांत में एक जांच हुई थी, वायली की रिपोर्ट। उसमें पता चला कि मजदूरी बहुत कम थी, पीस वर्क के नाम पर शोषण होता था, स्वास्थ्य सुविधाएं न के बराबर थी, अवैध रूप से बेगार ली जाती थी और जबरन आपूर्ति वसूली भी होती थी। जबरन आपूर्ति वसूली मतलब अधिकारियों या ठेकेदारों के लिए खाने पीने का सामान या दूसरी चीजें जबरदस्ती वसूलना। और असम में? असम में भी यही हाल था। गारो लोगों से सड़क निर्माण में बेगार ली जाती थी, वन ग्रामों में शोषण था। मलिक, तो कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकलता है कि आदिवासी जो कभी अपने संसाधनों के मालिक थे, वो अब औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के लिए सस्ते श्रम और कच्चे माल के प्रदाता बनकर रह गए। बिल्कुल सही। उनकी अपनी अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई और वो पूरी तरह दूसरों पर निर्भर हो गए। यहाँ वाकई शोषण का स्तर बहुत भयावह था। लेकिन जैसा कि हमने पहले कहा, आदिवासी चुपचाप सब सहने वाले नहीं थे।
उन्होंने विरोध भी किया होगा। तो अब आते हैं 13.5.2 पर, विरोध के तरीके और पहचान निर्माण, मोड्स ऑफ प्रोटेस्ट एंड आइडेंटिटी फॉर्मेशन। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। आदिवासी मूक दर्शक नहीं थे, उन्होंने जबरदस्त प्रतिरोध किया। कौन कौन से बड़े विद्रोह हुए? कई बड़े विद्रोह हुए, जैसे 19वीं सदी के मध्य में कोल विद्रोह। कोल रिबेलियन? फिर सबसे प्रसिद्ध शायद छोटा नागपुर का विद्रोह है, जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। बिरसा मुंडा, हाँ, उनका नाम तो सबने सुना है। उनका उलगुलान? हाँ, उनका उलगुलान यानी महान हलचल। ये विद्रोह मुख्य रूप से दिकुओं यानी बाहरी शोषकों और अंग्रेजी राज के खिलाफ था। और बोल रहा हूं, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1885, इससे आदिवासियों के भूमि अधिकारों को कुछ हद तक सुरक्षा मिली। सिंह? तो ये तो ब्रिटिश भारत की बात हुई। रियासतों में भी आंदोलन हुए? हाँ, रियासतों में भी हुए। बस्तर का मारिया विद्रोह, मारिया रिबेलियन, बहुत महत्वपूर्ण है, जो 1876 और फिर 1910 में हुआ। मारिया विद्रोह, ये किसके खिलाफ था? ये मुख्य रूप से पुलिस के दमन और नए वन कानूनों के खिलाफ था। उनका नारा था, बस्तर बस्तरियों के लिए। सुंदर ने इस पर लिखा है, उनकी धारणा ये थी कि राजा अंग्रेजों के आने के बाद उनके पुराने अधिकार छीन रहा है। अच्छा, तो वो अंग्रेजों से ज्यादा अपने राजा को जिम्मेदार मान रहे थे। हाँ, ऐसा लगता है, क्योंकि राजा ही अंग्रेजों के एजेंट के तौर पर काम कर रहा था। और इन आंदोलनों का कांग्रेस के राष्ट्रवाद से कैसा रिश्ता था? क्या वो जुड़े हुए थे? रिश्ता बहुत कमजोर था। जैसे मध्य प्रांत में 1930 के दशक में वन सत्याग्रह हुआ। इसमें गोंड आदिवासियों ने हिंसक तरीके से वन कानूनों का उल्लंघन किया, लेकिन कांग्रेस ने इससे दूरी बना ली। बेकर? कांग्रेस अहिंसा पर जोर देती थी, शायद इसीलिए। हाँ, ये एक कारण था। दूसरा, शायद कांग्रेस नेतृत्व आदिवासी मुद्दों की जटिलता को पूरी तरह समझ नहीं पाया या उसे प्राथमिकता नहीं दी। ताना भगत आंदोलन का भी जिक्र है। हाँ, ताना भगत मूवमेंट, ये छोटा नागपुर के उरांव आदिवासियों का आंदोलन था 1930 के दशक में। ये गांधी जी से प्रभावित था, लेकिन इसमें आदिवासी पहचान और सुधार पर बहुत जोर था। इसने आदिवासी समाज के अंदर भी विभेदीकरण को बढ़ाया। दासगुप्ता? और क्या इसी दौर में अलग राज्यों की मांग भी उठने लगी थी? हाँ, 1930 के दशक के अंत से ये मांगे उठने लगीं। जैसे आदिवासी सभा बनी, जिसने अलग संथाल राज्य की मांग की। इसी तरह नागालैंड और पूर्वोत्तर के दूसरे इलाकों में भी अलग पहचान और स्वायत्ता के आंदोलन शुरू हुए। तो ये तो हुए बड़े विद्रोह और राजनीतिक आंदोलन। क्या रोजमर्रा के प्रतिरोध का भी कोई जिक्र है? हाँ, बिल्कुल। रोजमर्रा का प्रतिरोध भी उतना ही महत्वपूर्ण था। जेम्स स्कॉट की थ्योरी है इस पर। वो कैसे होता था? जैसे कानूनों का ना मानना, टैक्स देने में आनाकानी करना, जबरन श्रम करने से इनकार कर देना, या फिर जैसा मध्य प्रांत के बैगाओं ने किया। बैगाओं ने क्या किया? जब सरकारी जंगलों में उन पर बहुत सख्ती हुई तो वो वहां से भागकर पास के जमींदारी क्षेत्रों में चले गए और वहां उन्होंने अपने प्राचीन अधिकारों का हवाला देकर अधिकारियों से बातचीत की और अपने लिए एक अलग क्षेत्र बैगा चक बनवाने में सफल रहे। अच्छा, ये तो काफी दिलचस्प तरीका था प्रतिरोध का, पलायन और बातचीत। हाँ, इसी तरह असम के गोलापारा में 1899 में गारोवोगों ने श्रम दायित्वों को पूरा करने से इनकार कर दिया था। मलिक, तो अगर हम इन सभी प्रतिरोधों को देखें तो क्या कोई सामान्य विषय या थीम उभर कर आती है? हाँ, एक सामान्य थीम जो बार बार दिखती है वो है बढ़ता हुआ असमान विनिमय और अल्प विकास। आदिवासियों को महसूस हो रहा था कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, उनके संसाधनों की लूट हो रही है और उनका विकास रुक गया है। और इसीलिए वो औपनिवेशिक हस्तक्षेप को एक वाटरशेड मान रहे थे, एक निर्णायक मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। बिल्कुल, उनके लिए औपनिवेशवाद एक ऐसी ताकत थी जिसने उनकी दुनिया को उलट-पुलट कर दिया, उनकी स्वायत्ता छीन ली और उन्हें शोषण के एक नए ज्यादा तीव्र रूप के हवाले कर दिया। तो ये था सेक्शन 13.5 का विस्तृत विश्लेषण। अब हम आते हैं आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन 13.6, समरी, सारांश। जी, तो संक्षेप में ये यूनिट हमें क्या बताती है? पहली बात कि उपनिवेश पूर्व समाजों की वो रोमांटिक तस्वीर, बंद और अलग-थलग लेकिन समतावादी, सही नहीं है। वास्तविकता ये थी कि वो व्यापक नेटवर्क का हिस्सा थे, उनमें आंतरिक भिन्नता थी। दूसरी बात, औपनिवेशिक हस्तक्षेप ने उनकी दुनिया को पूरी तरह बदल दिया, खासकर दो चीजों ने, भूमि बंदोबस्त, स्थायी और रैयतवाड़ी, और वन अधिनियम फॉरेस्ट एक्ट्स 1865, 1878। स्थायी बंदोबस्त ने बंगाली किसानों और महाजनों को अंदर आने का रास्ता दिया और वन अधिनियमों ने जंगल तक उनकी पहुंच सीमित कर दी। बिल्कुल,
और इसी के चलते संघर्ष और विद्रोह हुए। कोल, बिरसा मुंडा, मारिया जैसे बड़े विद्रोह। और साथ ही विदेशी पूंजी का प्रवेश हुआ, खासकर एनटीएफटी के व्यापार में, जिसने शोषण को और बढ़ाया। जी हाँ, और इसका दीर्घकालिक परिणाम क्या हुआ? उत्पादन के संबंध बदल गए, संसाधनों पर नियंत्रण खत्म हो गया और आदिवासी समाज मुख्य रूप से मजदूर बनकर रह गए। तो ये था यूनिट 13 का सार, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय। निश्चित रूप से ये हमें दिखाता है कि कैसे आर्थिक और राजनीतिक बदलावों ने एक पूरे समुदाय के जीवन को गहराई से प्रभावित किया। बिल्कुल। तो अब इस पूरी चर्चा के आधार पर कुछ मुख्य बातें या की टेकअवेज निकाल सकते हैं श्रोताओं के लिए। हाँ, जरूर। मेरे ख्याल से कुछ मुख्य बिंदु इस तरह हैं। पहला, उपनिवेश पूर्व आदिवासी अर्थव्यवस्थाएं न तो पूरी तरह अलग-थलग थीं, न ही समतावादी। उनमें आंतरिक भिन्नता और बाहरी दुनिया से संपर्क दोनों मौजूद थे। दूसरा, औपनिवेशिक नीतियां, खासकर भूमि बंदोबस्त, स्थायी और रायतवाड़ी और वन कानून, फॉरेस्ट एक्ट्स 1865, 1878, ये एक्ट जरूर याद रखें। इन्होंने आदिवासियों को उनकी पारंपरिक जमीन और जंगलों से बेदखल करने में बड़ी भूमिका निभाई। तीसरा, महाजनी व्यवस्था, महाजनी सिस्टम और बाहरी व्यापारियों और साहूकारों, जिन्हें दिकू कहा गया, उन्होंने आदिवासियों का गंभीर आर्थिक शोषण किया, खासकर एनटीएफपी यानी गैर इमारती वन उत्पादों के व्यापार में। चौथा, आदिवासी समाज धीरे धीरे उत्पादकों से मुख्य रूप से औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के लिए सस्ते मजदूर, चीप लेबर और कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता बन गए। इसमें बेगार यानी जबरन बिना मजदूरी के काम करवाना भी शामिल था। पांचवा, इन शोषणकारी बदलावों के खिलाफ आदिवासियों ने चुपचाप हार नहीं मानी। बड़े विद्रोह हुए, जैसे बिरसा मुंडा, कोल, मारिया, और साथ ही रोजमर्रा के स्तर पर भी प्रतिरोध जारी रहा, जैसे पलायन, नियमों की अवहेलना, श्रम से इनकार। छठा, औपनिवेशिक हस्तक्षेप ने न केवल अर्थव्यवस्था और समाज को बदला, बल्कि इसने आदिवासी पहचान, ट्राइबल आइडेंटिटी को भी एक नया आकार दिया और भविष्य के अलगाववादी या स्वायत्ततावादी आंदोलनों के बीज बोए। और सातवां और आखिरी बिंदु, ये पूरी प्रक्रिया आदिवासी क्षेत्रों के अल्प विकास, अंडर डेवलपमेंट का एक बड़ा कारण बनी, जिसका असर दुर्भाग्य से आज भी कई रूपों में महसूस होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और ये विषय, जैसा हमने शुरू में कहा था, काफी जटिल है। यूपीएससी के लिहाज से तो ये बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। हाँ, बिल्कुल। तो मेरा सुझाव रहेगा कि इस चर्चा को शायद एक बार और सुने, ताकि जो बारीकियां हैं, जो अंतर संबंध है, वो और स्पष्ट हो सके। जी, दोबारा सुनने से चीजें और मजबूती से दिमाग में बैठेंगी। और याद रखें, ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये हमारे वर्तमान की कई सच्चाइयों की जड़ें हैं। बिल्कुल। इस यूनिट को, इस पूरी प्रक्रिया को गहराई से समझना आपको न केवल मेंस के उत्तर लिखने में मदद करेगा, हाँ, वो तो है ही, बल्कि हाशिए पर पड़े समुदायों के प्रति, उनकी स्थितियों के प्रति आपकी समझ और संवेदना को भी विकसित करेगा। और ये आपको भविष्य में एक बेहतर प्रशासक और एक ज्यादा जागरूक नागरिक बनने में निश्चित रूप से सहायक होगा। सही कहा। और एक बात और, शोषण और दमन के इतने लंबे इतिहास के बावजूद आदिवासी समुदायों ने अपनी पहचान, अपनी संस्कृति और अपने अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष किया है। उनकी कहानी लचीलेपन, रेजिलियंस और रेजिस्टेंस की भी कहानी है। ये एक प्रेरणादायक पहलू भी है। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार, एक सवाल छूट जाते हैं। हाँ, जरूर। सोचने वाली बात है कि औपनिवेशिक शोषण और आदिवासी प्रतिरोध के जो पैटर्न्स, जो तरीके हमने इस यूनिट में देखे, वो आज भारत में आदिवासी समुदायों के सामने जो समकालीन मुद्दे हैं, जैसे भूमि अधिकार का मुद्दा, वन अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन, विस्थापन की समस्या, पहचान का संकट, उनको किस तरह प्रभावित करते हैं? क्या वो पैटर्न आज भी जारी हैं? ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है जिस पर मनन करना चाहिए। बिल्कुल। तो इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। अगर आपको हमारी ये विस्तृत चर्चा उपयोगी लगी, ज्ञानवर्धक लगी, तो इसे लाइक करें, अपने साथी एस्पिरेंट्स के साथ जरूर शेयर करें। हाँ, शेयर करना महत्वपूर्ण है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ उठा सकें। और कमेंट्स में अपने विचार, अपने सवाल या अगर कोई पहलू छूट गया हो तो वो भी जरूर लिखें। हम कोशिश करेंगे जवाब देने की। जी। और हाँ, सबसे जरूरी बात, विस्तृत और गहरी यूपीएससी तैयारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सुन लो यूपीएससी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्रिप्शन जरूरी है ताकि आपको आगे आने वाली चर्चाओं की जानकारी मिलती रहे। बिल्कुल। तो अगली चर्चा तक
पढ़ते रहिए, सोचते रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। नमस्कार।